नमस्कार दोस्तों। यूक्रेन ने रूस पे एक ऐसा हमला किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो जो ड्रोन अटैक यूक्रेन ने किया वो एक टैक्टिकल मास्टरपीस था। जस्ट लाइक ऑपरेशन सिंदूर, जहां इंडिया ने एक टेक्नोलॉजिकल मार्वल दिखाया पूरे दुनिया को, वैसे ही यूक्रेन का जो ये ऑपरेशन स्पाइडर वेब इन्होंने कहा, इसे ये लोग अपनी यूक्रेनियन भाषा में बोले हैं ऑपरेशन पावसुका। इसमें जो टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन है वो अव्वल दर्जे का है। लेकिन इसमें बात ये आती है दोस्तों कि क्या यूक्रेन खुद से ये करने में कैपेबल है, या ऐसी कोई पीछे अदृश्य शक्तियां हैं, दूसरे देश हैं, दूसरे एक्टर्स हैं जो इन पूरे चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं। आपको याद होगा दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर जब बहुत लिमिटेड टाइम के अंदर भारत ने कंप्लीट कर लिया, हमारी सेना ने, तो बहुत से बात उठी। राष्ट्रवादी लोगों ने भी बोला कि हमें पाकिस्तान को थोड़ा और ठोकना चाहिए था। लेकिन ये हमारी एक स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग थी, एक स्ट्रेटेजिक जो हमें एक फ्यूचर प्रूफ बनाती हैं, जिससे हमने ये दिखाया कि हम पुतिन की तरह दूसरे के बुने हुए जाल में फंस नहीं गए। क्योंकि हमें ये समझना है कि ऐसे बहुत सी शक्तियां हैं जो चाहती हैं कि भारत भी रूस की तरह, इजराइल की तरह साल दर साल युद्ध में फंस के रह जाए, और ये हम नहीं चाहते। तो इन्हीं चीज़ों को हमें समझना है कि ये जो ड्रोन अटैक किया गया इतने सटीक तरीके से और स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स पे अटैक किया गया, पहले तो हमें ये समझना है कि रूस के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स पे अटैक क्यों हुआ। रूस के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर से खतरा किसे है? क्या यूक्रेन को है? स्ट्रेटेजिक बॉम्बर का यूज़ यूक्रेन के वॉर में रशिया ने तो किया नहीं था। तो कहीं ऐसा तो नहीं जो यूरोप के जो दूसरे देश हैं, फ्रांस, जर्मनी, यूके एंड इवन यूएस, उन लोगों को चिंता है कि आज नहीं तो कल रूस यूक्रेन के बियॉन्ड जाके भी अटैक करेगा? या कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जो चाहते हैं कि रूस यूक्रेन के बियॉन्ड बॉर्डर जाके हमला करे, चीज़ों को और एस्केलेट करे, ताकि डायमेंशंस ऑफ वॉर को इसलिए उन लोगों ने इतना बढ़ाया, और वो जानते हैं कि पुतिन इस चीज़ को और एस्केलेट करेंगे। क्योंकि ये जो किया गया है दोस्तों, ये जो ड्रोन अटैक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर पे, ये जिसे वॉर की भाषा में बोलते हैं द इन्फेक्शन पॉइंट, इसके बियॉन्ड जो चीज़ चली जाती है वो होती है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। पुतिन इस चीज़ को बोल रहे हैं, ये रूस का पर्ल हार्बर का मोमेंट है। इसके पीछे दोस्तों 1.5 साल की प्लानिंग थी, और मैं इसमें श्योर हूँ, और एक्सपर्ट्स भी बोल रहे हैं कि इसमें स्टारलिंक का यूज़ किया गया था। 4000 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रैवल करके, जीपीएस को नेविगेट करके, जो एक पिन पॉइंटेड लोकेशन पे हिट कर सकता है, तो वो टेक्नोलॉजी तो यूक्रेन के पास है नहीं। तो ये टेक्नोलॉजी आपको स्टारलिंक से मिलती है, और स्टारलिंक यूएस कंपनी है, इलोन मस्क की कंपनी है। तो अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट तो इसमें जग जाहिर है। तो इसको समझने के लिए कोई आपको बहुत डिटेल एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है कि यूएस इसमें इन्वॉल्व है। इसमें दोस्तों इन्वॉल्वमेंट चाइना का भी है, क्योंकि अगर आप गौर से देखें, चाइना ये नहीं चाहता कि ये वॉर ख़त्म हो, क्योंकि चाइना से धीरे धीरे रूस सट रहा है।
क्योंकि चाइना की ज़रूरत रूस को है, क्योंकि वो आइसोलेशन नहीं चाहता, और चाइना ये कभी नहीं चाहेगा कि रूस इस वॉर से निकले, क्योंकि अगर रूस निकलता है इस वॉर से तो चाइना डिकपल्ड हो जाएगा पूरे चीज़ों से, और चाइना की इकोनॉमी जो है इस चीज़ के अलाउ नहीं करती है ताकि वो एक्सपोज्ड हो जाए दुनिया के सामने कि उसकी स्थिति अच्छी नहीं। तो ये चाइना भी चाहता है कि रूस जो है वो वॉर में इन्वॉल्व रहे। दूसरी तरफ जेलेंस्की है, वो भी चाहता है कि उसका इन्वॉल्वमेंट जो है बना रहे, लेकिन जेलेंस्की को कोई और चला रहा है। जेलेंस्की को चला रहा है डीप स्टेट। डीप स्टेट में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। डीप स्टेट एक ऐसा नॉन स्टेट एक्टर है जो फ्लूइड की तरह है, जो पीछे में बैठ के कठपुतली की तरह पूरी दुनिया को नचाता है, और वो सामने कभी नहीं आते। डीप स्टेट या आप उसके पीछे का एक इंडस्ट्रियल वॉर, इंडस्ट्रियल डिफेंस, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कह सकते हैं, जो पूरे चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। वो लोग बैठ के ये डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट करवाना है, कहाँ पे हमें वॉर करवाना है। वॉर होगी, दुनिया इंगेज रहेगी, आर्म्स बिकेंगे, और एक कियोस को क्रिएट करना है। ये उनका एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है कि कियोस बना के रखना है। और आगे ये लोग ये भी मैं लिख के देता हूँ, देर आर ग्रुप्स इन द डीप स्टेट जो चाहते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 हो, बिकॉज वर्ल्ड वॉर 3 से जो कियोस क्रिएट होगा, उस कियोस के बाद ही एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर स्थापित होगी। ये कम्युनिस्ट एक जो थिंक टैंक है, चाइना में बैठे हुए, ब्रसल्स में बैठे हुए, पेरिस में बैठे हुए, ये लोग ये डिसाइड करते हैं। दो सिनो बहाबी लेफ्टिस्ट लिबरल, ये जो कबाल है, जो ये डीप स्टेट का एक थिंक टैंक है, ये लोग बैठ के जो डिसाइड करते हैं कि कहाँ पे वॉर करना है, कहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स को क्रिएट करने हैं, और ज़रूरत होने पे वर्ल्ड वॉर 3 भी करवा देना है। जी हाँ, वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है ये, क्योंकि हम एक ऐसे मुहाने पे आके खड़े हो गए हैं जहाँ पे वर्ल्ड वॉर 3 एक दूर की कौड़ी किसी भी, अब अगर आप डिफेंस एक्सपर्ट से पूछ लें तो वो ये नहीं कहेंगे कि वर्ल्ड वॉर 3 जो है वो आप कंप्लीटली उसे खारिज कर सकते हैं। रूस अगर इससे एस्केलेट करता है तो रूस के जो मिसाइल्स हैं, जैसे ऑर्शनिक है जो मार्क 6 से वो अटैक कर सकती है, वो जर्मनी में गिर सकता है, वो पेरिस में गिर सकता है, वो लंदन में गिर सकता है, वो यूएसए को भी चैलेंज कर सकता है। क्योंकि ये भी सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसा ही अटैक अगर यूएस पे होता तो यूएस क्या करता। तो ये चीज़ तो आप मान के चलिए कि आज नहीं तो कल रूस के जो मिसाइल्स हैं वो यूक्रेन के बॉर्डर्स को क्रॉस करेंगे, तो क्या यूरोप उसे रोक पाएगा? नेटो में एक उन लोग का एक सिग्नेटरी है जो वो ये कहता है कि किसी भी एक देश पे अटैक को दूसरे नेटो देश पे अटैक माना जाएगा। तो क्या जो 32 या 33 जो नेटो स्टेट्स हैं, जो कंट्रीज़ हैं, क्या वो एक साथ मिल के रूस पे अटैक करेगी? ये बहुत एक कॉम्प्लेक्स एक सिचुएशन है, और हम उससे अछूते नहीं हैं। हमें ये भी देखना है कि नई दिल्ली में जब ये अटैक हुआ तो हमारे स्ट्रेटेजिस्ट बैठ गए हैं ये सोचने पे कि कहीं इस तरीके का अटैक जो ट्रक में घुसा के एक ट्रोजन हॉर्स की तरह एक रूस के अंदर ड्रोन्स को लाया गया, और उसके बाद अंदर से उससे रिमोट कंट्रोल से, हो सकता है कि ये रिमोट कंट्रोल जो है वाशिंगटन से ऑपरेट हो रहा हो, ये भी हो सकता है कि ये पेरिस से ऑपरेट हो रहा हो, लंदन से ऑपरेट हो। कहीं ऐसा भारत के साथ तो नहीं हो सकता? कहीं हमारे यहाँ बैठे हुए जो स्लीपर सेल्स हैं वो ड्रोन्स को बाहर से बांग्लादेश या नेपाल के रास्ते से लाके यहाँ पे छुपा के अगले 1 साल तक ला के रख दें, और उसके बाद उसे एक्टिवेट करने की कोशिश करें हमारे स्लीपर सेल्स के थ्रू। ये हो सकता है। हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज डे 1 से, जिस दिन से ये यूक्रेन ने ये ऑपरेशन स्पाइडर वेब ये किया,
तभी से ये इन चीज़ों को तलाशने में लग गए कि हमारी इंडिया की वल्नरेबिलिटी क्या है। हमारा डिफेंस कैपेबिलिटी हमने शो किया, लेकिन अगर इनसाइड एक ट्रोजन हॉर्स अटैक हो जाता है जैसे यूक्रेन ने किया, रूस वॉज कंप्लीटली टेकन अबैक। उन्हें पता ही नहीं था कि उनके साथ हुआ क्या। एक चीज़ मोदी जी ने अच्छा की कि हम पाकिस्तानी ट्रक्स को घुसने नहीं देते, क्योंकि यूक्रेन और रूस के बीच में अभी भी ट्रेड जारी है, जिसके कारण वो ट्रक्स अंदर घुसे, ट्रक्स के अंदर में वो ड्रोन्स को वो लोग लाए। और एफ पी वी ड्रोन्स जो कि आप एक फर्स्ट पर्सन व्यू देता है, वो रिमोटली गाइडेड होता है, उससे आप आराम से आप रूस के अंदर से ही उसको ठोक देते हैं। और रूस का 30% जो है वो फ्लाइट कैपेसिटी उनकी ख़त्म हो जाती है स्ट्रैटेजिक बॉम्बर्स की। रूस इसे पर्ल हार्बर मोमेंट कह रहा है, और अगर ये पर्ल हार्बर मोमेंट है तो क्या ये पर्ल हार्बर मोमेंट जो जापान ने किया था और उसके बाद हिरोशिमा एंड नागासाकी पे न्यूक्लियर बॉम्बिंग आपने देखा था, तो क्या ये इशारा कर रहा है, अगर रूस ये बोलता है, पुतिन ये बोलता है कि ये पर्ल हार्बर मोमेंट है, तो क्या हम रूस की तरफ से एक न्यूक्लियर वॉर या न्यूक्लियर थ्रेट को हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? ये दोस्तों हमें सोचना है। और हमें ये भी देखना है दोस्तों कि ये पूरी दुनिया जो है ये एक इंटरलिंक्ड, जो स्पाइडर वेब जैसे बोलते हैं, सारी दुनिया लिंक्ड है। वहाँ इज़राइल कभी भी अटैक कर सकता है, हमास पे, ईरान पे भी खतरा है, मिडल ईस्ट ऑन द ब्रिंक है, चाइना ताइवान का ये है, और हमारे यहाँ ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो इसकी पूरी संभावना है कि कभी भी किसी भी एंगल से वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो सकती है। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 ऐसे ही अनलाइकली चीज़ों से 1914 और 1939, इन दोनों जो वर्ल्ड वॉर हैं ये ऐसे ही स्टार्ट हुई थी। तो ऐसे ही यूरोप से वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो सकती है दोस्तों। इन चीज़ों पे हमारा ध्यान बना रहेगा। तब तक मैं आज्ञा मांगता हूँ आप लोगों से। मैं आनंद रूपम, आप ही के चैनल अननोन पेट्रियट से अगले संस्करण में फिर मिलेंगे, डॉट्स को कनेक्ट करते हुए। जय हिंद, जय भारत।